अब चलिए एक एक स्टेप को थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं, ठीक है, डिटेल में। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, आप भी इसी तरह से ड्रॉ करिएगा। बस इसमें थोड़ा सा कलर पेन का कलर, जैसे मैंने बताया था कि बॉल पॉइंट पेन, कलर पेन का यूज़ करिएगा, जिससे आपको ड्रॉ करने में आसानी हो, नॉमेनक्लेचर बार बार नहीं करना पड़े, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप आप पहले भी देख चुके हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है। ये पिक्चर जो यहाँ पे ड्रॉ की गई है ना, वो आफ्टर दिन 1994 मेंशन कर दीजिएगा। तो इससे जब ये छोटी छोटी चीज़ों का आप आंसर राइटिंग में ध्यान रखते हैं ना, तो ये दिखाता है कि आपने एग्जॉस्टिव स्टडी कर रखी है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, पिक्चर ड्रॉ करने के बाद ये कहाँ से लिया गया है, लाइक फिगर करके दिस पिक्चर, और फिर स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इन ब्रैकेट आपने लिख दिया कि पिक्चर कहाँ से ली गई है, या किसने इस तरह से प्रोसेस को बताया। जहाँ भी जैसे रिक्वायरमेंट है आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को 1994 में डिम ने बहुत अच्छे से स्टडी किया, इस प्रोसेस को ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। तो इसने एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है द फेज ऑफ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस स्टार्ट्स विद द डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया दैट लाइन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। पहले भी मैंने बताया अभी ना थोड़ा देर पहले कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो एपिथेलियल सेल होती है, ठीक उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्पर्मेटोगोनिया जो होती है उसके डिवीजन से शुरू होता है ये स्टेप, ठीक है। तो जब ह्यूमन बीइंग प्यूबर्टी तक पहुंच जाते हैं या मैन प्यूबर्टी तक पहुंच जाते हैं, तब ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स होते हैं, जिसे यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है पीजीसी, तो आगे भी मैं पीजीसी लिखते चलूँगी तो जिससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। दैट इज़ द प्रीमोडियल जर्म सेल्स। ये डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके एक टाइप A1 करके टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया, ये एक कन्वेंशन के फॉर्म में मैंने इसे डिनोट कर दिया है कि मान लीजिए इस टाइप ऑफ सेल जो डिवाइड करके बने, इन्हें कह देते हैं हम टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया। आप अपने हिसाब से भी इसे नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। दीज सेल्स आर स्मॉलर देन द पीजीसी यानी प्रीमोडियल जर्म सेल्स। समझ रहे हैं ना कि कैसे डिफरेंट है उससे। एंड हैव एन ओवॉइड न्यूक्लियस। तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, ओवॉइड किस्म का। द ए यानी स्पर्मेटोगोनिया आर फाउंड एडजेसेंट टू द आउटर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द सेक्स कॉर्ड। समझ रहे हैं। ईच टाइप ए, जैसे स्पर्मेटोगोनियम इज ए स्टेम सेल कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग इटसेल्फ एज वेल एज प्रोड्यूसिंग अ न्यू सेल टाइप। समझ रहे हैं। तो दे आर द स्टेम सेल विद द कैपेसिटी टू डिवाइड टू मेक अनदर टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया। फिर उसी समय एट द सेम टाइम तो टाइप A1 यानी स्पर्मेटोगोनिया ऑल्सो गिव राइज टू द सेकेंड लेवल ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, जिसे हम कह देते हैं टाइप A2 स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। फिर ये टाइप A2 स्पर्मेटोगोनिया फिर डिवाइड होगा और वो बना देगा टाइप A3 स्पर्मेटोगोनिया। तो विच इज़ द बिगेट द टाइप A4 स्पर्मेटोगोनिया। समझ रहे हैं। तो ये जो टाइप A4 स्पर्मेटोगोनिया है, इट इज़ पॉसिबल दैट ईच ऑफ द टाइप A स्पर्मेटोगोनिया आर स्टेम सेल कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल। भाई वो बार बार ये सेल डेवलप होते ही रहते हैं, डिवीज़न होता ही रहता है, माइटोसिस होता ही रहता है, इस तरह से सेल्स बनते ही जाते हैं, ठीक है। तो जो A4 स्पर्मेटोगोनिया है उसके पास 3 ऑप्शन, जैसे 3 बन गए, A1 टाइप, A2 टाइप, A3 एंड A4। A4 पे थोड़ा सा उसके अंदर एक डिफरेंट फंक्शन डेवलप होता है। वो फंक्शन क्या है, उसके पास ऑप्शन होता है। पहली तो बात ये, या तो वो अगेन अनदर A4 स्पर्मेटोगोनिया बनाए यानी सेल्फ रिन्यूअल कर लेगा, या तो आइदर इट कैन अंडरगो सेल डेथ, या तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा, और इट कैन डिफ्रेंशिएट इनटू द फर्स्ट कमिटेड स्टेम सेल टाइप, जिसे हम कह देते हैं इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनियम। क्या कह देते हैं, इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनियम। अभी स्पर्मेटोगोनिया अभी नहीं बना हुआ है, अभी हमें इस इंटरमीडिएट टाइप का एक सेल स्टेम सेल मिल गया जिसे हम कह देते हैं इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनियम। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, जो इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनियम बना है, अब वो कमिटेड है किस बात के लिए, स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए। तो फिर से वो डिवाइड करेगा और फिर माइटोसिस ही चलेगा। तो अगेन इट डिवाइड माइटोटिकली। तो 2 टाइप के सेल बनाएंगे, टाइप A टाइप B स्पर्मेटोगोनियम बना देगा, ठीक है अगेन। और टाइप B स्पर्मेटोगोनियम ये किसका प्रिकर्सर है, स्पर्मेटोसाइट का। और ये लास्ट सेल है इस तरह के माइटोसिस का, मतलब माइटोसिस शुरू हो रहा है,
बना रहा है, A1, A2, A3, A4 के पास ऑप्शन है, या तो वो मर जाएगा या तो अपने जैसे सेल बना लेगा, या तो फिर एक कमिटेड स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा जिसे हम कह देते हैं इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम का प्रिकर्सर है, और ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम फिर माइटोटिकली डिवाइड होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देता है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, ये जाएगा कहाँ पर, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में एंटर करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। क्या प्राप्त हो जाता है इससे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो विद द प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट द स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इज कंसीडर एज ओवर। अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस ओवर हो गया, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। अब ये पॉइंट जो मैंने आगे लिखा है ये अपने समझ के लिए आप लिख सकते हैं, समझने के लिए है। इट इज़ रिमार्केबल दैट ड्यूरिंग द स्पर्मेटोगोनियल डिवीजन साइटोकाइनेसिस इज नॉट कंप्लीटेड, रेदर द सेल्स फॉर्म, साइटोकाइनेसिस आप सभी समझ पा रहे हैं, मतलब सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, रेदर द सेल्स फॉर्म अ सिंसाइसियम वेयर बाई ईच सेल कम्युनिकेटर विद इन द अदर वाया साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। अभी आप पिक्चर में भी ये चीज़ देखेंगे कि एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना हुआ है, मतलब एक दूसरे से वो सिंसाइसियम फॉर्म में है, ठीक है, और ये ब्रिज अबाउट 1 माइक्रोमीटर के डायमीटर में है। द सक्सेसिव डिवीजन प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ इंटरकनेक्टेड सेल्स एंड बिकॉज आयंस एंड मॉलिक्यूल्स readily pass through these intercellular bridges, each cohort matures synchronously। ठीक है, during spermatocytogenesis the spermatocyte nucleus often transcribes genes whose product will be used later to form the exoneme and necrosome। exoneme and necrosome are the part of the sperms। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इस सेल का सब सिंसाइसियम बन रहा है और उसमें ब्रिजेस बन रहे हैं और एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा सिस्टम डेवलप हो रहा है जो हमें स्पर्म्स के मेटामॉर्फोसिस के टाइम में हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये जीन्स डेवलप हो रहे हैं जो ट्रांसक्राइब होंगे आगे स्पर्म्स के डेवलपमेंट के लिए, स्पर्म्स के मेटामॉर्फोसिस के लिए, समझ पा रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी अमेजिंग काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस को हम डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। यही जो आपका ऊपर बना हुआ है ना स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एट द एंड ऑफ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस स्टेज आर सेल्स अंडरगो meiotic process। ठीक है, they soon undergo meiosis second and give rise to oval non-flagellated haploid cell जिसे हम कह देते हैं spermatids, राइट। spermatids मतलब हाफ मियोटिक डिवीजन तो फर्स्ट स्टेप में हुआ, सेकेंड मियोटिक डिवीजन यहाँ पे होगा। ठीक है, और वो बना देगा एक ऐसा सेल जिसे हम कह देते हैं स्पर्मेटिड सेल, और ये इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द डिवीजन फ्रॉम द टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम टू स्पर्मेटिड द सेल मूव फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड क्लोजर टू इट्स ल्यूमेन। यानी जो ट्यूब्यूल है उसके बीच वाली जगह पे वो पास आते जाते हैं। ठीक है, उसके ल्यूमेन के बीच में आ जाते हैं। दस ईच टाइप ऑफ सेल कैन बी फाउंड इन ए पर्टिकुलर लेयर ऑफ ट्यूब्यूल। ठीक है, आप देख रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर बीच वाली जगह पे ट्यूब्यूल के। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अरेंज रहते हैं। द स्पर्मेटिड्स आर लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ द ल्यूमेन एंड हियर दे लॉस देयर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन एंड डिफरेंशिएट इनटू स्पर्म सेल्स। ठीक है, इस तरह से वो जो एक आपने पहले देखा था ना, एक कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना हुआ था, वो लॉस हो जाता है और वो एक जो स्पर्मेटिड है वो अगेन चेंज होता है या डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, स्पर्म सेल्स में। अब जिस स्टेज में स्पर्म पूरी तरह से बन के तैयार होता है उस स्टेज को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्म बनने का स्टेज। ठीक है, द मैमेलियन हैप्लॉइड स्पर्मेटिड इज ए राउंड अनफ्लैजिलेटेड सेल दैट मस्ट मैच्योर इनटू ए मोटाइल स्पर्म। ठीक है, तो द नेक्स्ट स्टेप इन स्पर्म मैचुरेशन इज स्पर्मियोजेनेसिस, या इसको आप कह सकते हैं स्पर्मेटिलियोसिस, राइट। इट इज़ एसेंशियली द स्टेज ऑफ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द
sperm cells during which it is prepared for functions of motility and interaction towards the egg। मतलब इसे तैयार भी तो होना है कि भाई वो मोटाइल बने, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाकर वो उसे मूवमेंट मिले, प्रॉपर तरीके से मूव कर सके और इस तरह से मूव करके वो एग को फर्टिलाइज़ कर सके या इंटरेक्ट कर सके। पहले इंटरेक्ट करेगा तभी तो एग को फर्टिलाइज़ कर पाएगा ना। तो ये सारा कुछ जब होता है तो कुछ मेजर चेंजेस होते हैं इस स्टेज में, जिसे यहाँ पर लिख रखा है। तो चलिए देख लेते हैं, एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप आएगा ना वो है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्रोसोमल वेसिकल फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस। अब ये एक सिंगल सेल है, तो जिसका जो गोल्जी एपरेटस होता है ना, ये आप साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के फंक्शंस में भी देखे होंगे कि गोल्जी एपरेटस क्या बनाता है, एक्रोसोमल वेसिकल्स, जो उसके टिप पे होता है। ठीक है, तो एक्रोसोम फॉर्म ए कैप दैट कवर द स्पर्म न्यूक्लियस, राइट। नेक्स्ट होता है एज द एक्रोसोमल कैप इज फॉर्म द न्यूक्लियस रोटेट सो दैट द कैप विल बी फेसिंग द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिस रोटेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट अलाउज द फ्लैजिलम टू डेवलप टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। समझ रहे हैं भाई, उसे जो फ्लैजिला होगा वो डेवलप करेगा ना, उसे जगह चाहिए, तो ल्यूमेन की तरफ ही वो जगह उसे मिलेगी, इसलिए वो रोटेट करके इस तरह से अरेंज हो जाता है। नेक्स्ट है द फ्लैजिलम बिगिंस टू फॉर्म फ्रॉम द सेंट्रियोल ऑन द अदर साइड ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब एक सेंट्रियोल होता है ना, उससे फ्लैजिला बनता है। सेंट्रियोल कहाँ से, न्यूक्लियस के किस जगह पे, अपोजिट टू द एक्रोसोमल कैप एंड टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दिस इंश्योर्स दैट द फ्लैजिलम विल एक्सटेंड इनटू द ल्यूमेन। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस द न्यूक्लियस फ्लैटन एंड कंडेंसेस। मतलब स्पर्म को लाइट से लाइट वेट होना है, क्योंकि उसको मोटाइल है, वो मूव करना है, उसे मूव करके जाना है। तो ये सारा कुछ अरेंजमेंट इसलिए भी होता है कि उसका वेट कम से कम हो। ठीक है, वन ऑफ द मेजर चेंज इन द न्यूक्लियस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द हिस्टोन बाय प्रोटामाइन्स। तो ये सारा पॉइंट्स आप बहुत ध्यान से समझिएगा और अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और इसी तरह लिखिएगा, इससे बाहर से कहीं से भी नहीं आएगा, ये पूरा डिटेल स्टडी करके मैं लेके आई हूँ। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन फ्रॉम द प्रोटामैन सीन इन द अर्ली हैप्लॉइड सेल यानी स्पर्मेटिड, ऑल द ट्रांसलेशन इज डिलेड फॉर सेवरल डेज। समझ रहे हैं भाई, चेंज होता है ना अमाइनो एसिड, तो ये सारा कुछ कब होता है, ये अर्ली हैप्लॉइड स्टेज में ही हो जाता है, मतलब स्पर्मेटिड स्टेज में ही हो जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ आप लिखेंगे ना तो इट शोज द हाउ डेप्थ स्टडी यू हैव डन। ठीक है, प्रोटामाइन्स आर रिलेटिवली स्मॉल प्रोटीन दैट आर ओवर 60% अर्जिनिन। ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में यहाँ पे समझाया है, जिससे आपको ये आपके खुद के समझने के लिए है। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम होगा तो ये सारी बातें लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस द न्यूक्लियोसोम डिसोसिएट। ठीक है, द हिस्टोन ऑफ द हैप्लॉइड न्यूक्लियस आर इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय द प्रोटामाइन्स। This causes the complete shutdown of the transcription in the nucleus and facilitates its assuming an almost crystalline structure, right? Next step है after the nuclear condensation, most of the sperm cell cytoplasm is discarded as the cytoplasmic droplet. मैंने बताया ना उसे वेट कम से कम रखना है। अब भाई हवाई जहाज़ उड़ाना है तो हम बहुत सारी ऐसे चेंजेस करते हैं ना, जिससे उसका वेट कट हो जाए, कम से कम रह जाए और हमारे सारे पर्पस भी फुलफिल हों। नेक्स्ट स्टेप आता है द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म अ रिंग अराउंड द बेस ऑफ द फ्लैजिलम। दिस इज द साइट वेयर मोस्ट ऑफ द एटीपी फॉर स्पर्म सेल मोटिलिटी इज जनरेटेड। अब देखिए ये पिक्चर बहुत ही ध्यान से, इस पिक्चर को आप ड्रॉ करेंगे अपने बॉल पॉइंट पेन से, जिसमें आपके पास एटलीस्ट 2 कलर के बॉल पॉइंट होने चाहिए, जिसमें आपको ये सेल स्ट्रक्चर दिख रहा है और न्यूक्लियस, तो ये सारे डिफरेंट कलर से आप बनाइएगा। बार बार इसको नोमेनक्लेचर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं एक न्यूक्लियस है जिसमें एक सेंट्रियोल है और एक गोल्जी एपरेटस। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बिखरे बिखरे हुए हैं मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है,
अब देखिए कैसे ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो सारा डेवलपमेंट दिख रहा है स्पर्मेटिड से स्पर्म सेल्स बनने तक, ये वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस इन ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्पर्म मैचुरेशन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस बिकम्स वेरी स्ट्रीमलाइंड एंड इट्स डीएनए बिकम्स टाइटली कॉम्प्रेस्ड. In front of this compressed haploid nucleus lies the acrosomal vesicles और acrosome जिसे आप कह देते हैं, which is derived from the Golgi apparatus and contain enzymes that digest protein and complex sugars. Thus, it can be considered a modified secretive vesicles. These stored enzymes are used to lyse the outer covering of the egg. जब ये एग से टच होता है ना, तो फिर यही सब टच करके यही सारे एंजाइम्स ना डिज़ोल्व कर देते हैं मेम्ब्रेन को, और एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस फर्टिलाइज कर जाता है और इस तरह से एक जाइगोट बन जाता है, ठीक है. द स्पर्म ऑल्सो डेवलप ए फ्लैजिलर एपरेटस विथ मिड पीस, टेल एंड एंड पीस. तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको पूरा टोटल कैसे स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है ये सारी बातें समझाई गई हैं. तो इनकेस आपके पास टाइम कम है तो बस आप इतना सा भी ड्रॉ कर देंगे ना स्पर्मियोजेनेसिस में, ये डायग्राम और ये सारा नॉमेनक्लेचर इसी तरह से करके बस ध्यान रखिएगा कि इसे एटलीस्ट 2 कलर बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करें. और बहुत ही सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल डायग्राम कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है. तो ये रैंडम तरीके से बना दीजिए, जैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है ये जो सेल बने हो इसी शेप के बनने हो, एक राउंडेड फॉर्म में होता है, ठीक है, समथिंग राउंडेड फॉर्म में. इस तरह से आप देख रहे हैं स्पर्म का शेप लेता हुआ है और ये फाइनली स्पर्म सेल्स को बना देता है. तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने नोटबुक में. तो ये सारे स्पर्मियोजेनेसिस समझने के बाद अब आप थोड़ा सा एक जनरल टाइप की चीज़ लिख दीजिए, जिससे आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और आपके मेंस में भी बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपको मैक्स टू मैक्स, क्योंकि हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना, ठीक है. तो वो जहाँ से मिले हमें ले लेना है. तो यहाँ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे नोट्स बनाए गए हैं. तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर दिस द स्पर्म मैचुरेशन इज़ कंप्लीट, द रिजल्टिंग स्पर्म देन एंटर इन द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट. नेक्स्ट पॉइंट है, इन द माउस द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम स्टेम सेल टू स्पर्मेटोजोन टेक्स 34.5 डेज. तो माउस में बहुत कंप्लीट स्टडी किया गया डिटेल से और हम जानते हैं कि 34.5 डेज लग जाते हैं एक स्पर्म को बनने में. ह्यूमन बीइंग की जहाँ तक बात है, द प्रोग्रेशन फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल टू मैच्योर स्पर्म टेक्स 65 डेज, राइट. तो एज द टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और स्टेम सेल्स, स्पर्मेटोजेनेसिस कैन ऑकर कंटिन्यूसली होता रहता है. ऐसा नहीं है कि एक बार स्पर्म बना और फिर रुक गया और फिर 65 डेज वेट करते हैं और फिर जो है सीमेन निकलता है, ऐसा नहीं है. दे कंटिन्यूसली मेड ईच डे सम 100 million स्पर्म्स आर मेड इन ईच ह्यूमन टेस्टिकल एंड ईच इजैकुलेशन रिलीजेस 200 million स्पर्म. सोचिए कितने सारे बनते हैं. अनयूज्ड स्पर्म आइदर रीअब्सॉर्ब्ड और पास्ड आउट of the body in the urine. During his lifetime, a human female can produce 10 to the power 12 to 10 to the power 13 sperms. सोचिए huge quantity of sperms, ठीक है. अब थोड़ा सा जेनेटिक लेवल पे समझ लेते हैं कि ये सारा कुछ कंट्रोल कैसे होता है. तो सबसे पहले इनिशिएशन को कंट्रोल करना है. द इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज प्रोबेबली रेगुलेटेड बाय द सिंथेसिस ऑफ BMP8B. इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन जो इस तरह के जीन से प्रोड्यूस होता है, समझ रहे हैं. तो इसका नाम याद रखिएगा BMP8B बाय द स्पर्मेटोगोनिया. ये प्रोड्यूस कैसे होता है? स्पर्मेटोगोनिया से. तो व्हेन BMP8B रीचेज ए क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन द जर्म सेल्स बिगिन टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है. द डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ BMP8B विच कैन देन फर्दर स्टिमुलेट देयर डिफ्रेंशिएशन. अब अगर माइस की बात की जाए तो माइस लैकिंग BMP8B, तो वहाँ पे क्या होता है, डू नॉट इनिशिएट स्पर्मेटोजेनेसिस एट प्यूबर्टी. माइस में ऐसा नहीं होता. दिस इज़ फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है. तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल है फॉर द इनिशिएशन. अब कमिटमेंट की जहाँ तक बात है तो अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है ग्लियल सेल लाइन डेराइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर यानी GDNF
ये स्पर्मेटोगोनिया को एक पाथ ऑफ डिफ्रेंशिएशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि भाई अब सेल्फ रिन्यूअल नहीं होना है, अब कहाँ जाना है, हमको स्पर्म सेल में डेवलप करना है, स्पर्मेटिड बनाना है और स्पर्म सेल को क्रिएट करना है। तो GDNF इज सीक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। GDNF लेवल डिसाइड वेदर ए डिवाइडिंग स्पर्मेटोगोनिया रिमेन स्पर्मेटोगोनिया और एंटर द पाथवे टू बिकम स्पर्मेटोसाइट, ये डिसाइड कर लेता है, ठीक है, यहाँ से इसका कमिटमेंट शुरू हो जाता है। लो लेवल ऑफ GDNF प्रमोट रिमेनिंग स्पर्मेटोगोनिया वाइल हाई लेवल प्रमोट ट्रांजिशन टुवर्ड्स स्पर्मेटोसाइट। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो देख लेते हैं। GDNF जो होता है ना, दैट इज़ दैट इज़ अप रेगुलेटेड बाय द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या आप जानते होंगे FSH के नाम से इसको जानते हैं। Thus GDNF provide a link between Sertoli cells and endocrine system, ठीक है। तो this is a mechanism for FSH to instruct the testes to produce more sperms। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको GDNF को अपग्रेड करता है या इसको पुश करता है, इस तरह से देख सकते हैं कि सर्टोली सेल्स और एंडोक्राइन सिस्टम में कितना ज़्यादा हाईली एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब अगर हार्मोनल कंट्रोल की बात की जाए तो नेक्स्ट स्टेप एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द हार्मोनल कंट्रोल बिहाइंड दिस प्रोसेस। तो देर आर 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। मोस्ट ऑफ यू जानते होंगे इस हार्मोन के बारे में, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल एंड इनहिबिन, ठीक है। तो जो लेडिक सेल होती है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लोकेटेड होती है, वो प्रोड्यूस करती है क्या, टेस्टोस्टेरोन। तो सर्टोली सेल्स आर लोकेटेड विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोड्यूस बोथ एस्ट्रेडियोल एंड इनहिबिन। तो क्या मतलब हुआ, लेडिक सेल प्रोड्यूस कर रही है FSH को, टेस्टोस्टेरोन को, और सर्टोली सेल प्रोड्यूस कर रही है जो एस्ट्रेडियोल और इनहिबिन को। अब जहाँ तक जानकारी की बात है तो थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं, इसी के बारे में यहाँ पे लिखा है मैंने नोट्स में। हार्मोनल मैकेनिज्म कैसे कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो ये बहुत अच्छी तरह से तो नहीं समझा गया, लेकिन कुछ एक फैक्टर्स निकल के आए हैं, फैक्ट्स जो जान लेने ज़रूरी हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एट प्यूबर्टी डिपेंड ऑन द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड फंक्शनल लेडिक सेल्स, ठीक है। ये क्या होता है कि लेडिक सेल तो आपको पता है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है टेस्टिस में। नेक्स्ट जो आता है, इन द एब्सेंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी इनिशिएटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल्स एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आपको पता होगा टेस्टोस्टेरोन के बारे में, नहीं तो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स हैं जो मेल हार्मोन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज नेसेसरी टू डेवलप द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोडक्शन बाय द सर्टोली सेल। तो ये सारे में जब एक एक चीज़ें हटा के और देखा गया माइस में, तो ये सारी चीज़ें पाई गई किससे क्या कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, वंस द सर्टोली फंक्शन इज डेवलप्ड टेस्टोस्टेरोन अलोन विल मेंटेन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि सर्टोली फंक्शन अगर अच्छी तरह से डेवलप है तो बाकी जैसे एस्ट्रेडियोल और इनहिबिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टेस्टोस्टेरोन अकेले ही मेंटेन कर सकता है इस प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट है, द यील्ड ऑफ स्पर्मेटोजोआ हाउएवर इज इंक्रीज इफ FSH इज प्रेजेंट। FSH इज नोन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बाय प्रिवेंटिंग द atresia of differentiating A type of spermatogonia. Normally 50% of A spermatogonia degenerate. The loss of A type spermatogonia can also be reduced by increased sexual activity, ठीक है। FSH level is in male are environmentally influenced are increased by sexual activity and decreased by inhibin। यानी सब कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल, जेनेटिक, हार्मोनल, ये सब कुछ डिटरमाइन करते हैं कि भाई किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और ये कितना होगा, कैसे होगा, ये सारा कुछ एक जनरल स्टैंडर्ड वैल्यू तो होगी ही कि इतने मिलियन, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि कितने मिलियन स्पर्म्स डेवलप होते हैं ऑन एन एवरेज, लेकिन उसमें जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और हार्मोनल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।